नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं समापन की स्थिति में कंपनी लेखे। जब कंपनी का समापन हो जाता है तो समापन होने के बाद में एक समापक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है और वो जो लिक्विडेटर है वो कंपनी की संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल करता है, राशि वसूल करता है और फिर उस पैसे से जो कंपनी के दायित्व हैं उनका भुगतान करता है। तो जब समापक की नियुक्ति की जाती है तो जो कंपनी के प्रबंधक हैं, जो कंपनी के संचालक हैं, वो समापक को एक स्थिति विवरण बना कर देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि कंपनी के पास इतनी संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों से जो है अनुमानित इतना पैसा वसूल हो सकता है और कंपनी के पास इतने दायित्व हैं। तो जो पैसा वसूल होगा उस पैसे से, संपत्तियों को बेचने से जो अमाउंट प्राप्त होगा उस अमाउंट से आपको इन दायित्वों का भुगतान करना है और अंत में इतना पैसा कम पड़ेगा या फिर इतना पैसा अधिक के रूप में बचेगा। तो ऐसा एक स्थिति विवरण बनाकर समापक को देना पड़ता है। तो समापक की नियुक्ति के 30 दिन के भीतर कंपनी के संचालक या जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा एक स्थिति विवरण बनाकर कंपनी के जो समापक नियुक्त हुआ है उस समापक को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से वो स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, किस प्रकार से उसमें संपत्तियां और दायित्व दिखाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक स्थिति विवरण कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी के समापक को दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सबसे पहले संपत्तियां दिखाई जाती है कि संपत्तियों से आपको कितना पैसा वसूल हो पाएगा। तो संपत्तियां, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और ऐसी संपत्तियां लिस्ट ए की संपत्तियां कहलाती हैं। कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों में से जो संपत्तियां गिरवी नहीं रखी हुई हैं, कंपनी ने अगर ऋण लिया है कंपनी के जीवन काल में और उस ऋण के बदले में कंपनी ने अगर अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हैं तो ऐसी संपत्तियां गिरवी रखी हुई संपत्तियां कहलाती हैं। लेकिन जिन संपत्तियों को किसी ऋण के बदले गिरवी नहीं रखा है तो लिस्ट ए में वैसी संपत्तियों का विवरण दिया जाएगा। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, विशिष्ट रूप से गिरवी न रखी हुई संपत्तियां। तो संपत्तियों में से, कुल संपत्तियों में से जो संपत्तियां किसी भी ऋणदाता के पास में गिरवी नहीं रखी हुई है उनकी डिटेल दी जाएगी और उसके संबंध में जितना पैसा वसूल हो सकता है उन संपत्तियों से, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, उन संपत्तियों का अनुमानित वसूल्य मूल्य भी समापक को बताया जाएगा संचालकों द्वारा स्थिति विवरण में। और इसके बाद में ऐसी संपत्तियों का विवरण दिया जाएगा जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं ऋणदाताओं को। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और ऐसी संपत्तियां लिस्ट बी की संपत्तियां कहलाती है, एज पर लिस्ट बी। इन संपत्तियों के संबंध में जो है जो डिटेल दी जाती है वो इस प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी। 4 कॉलम बनाए जाएंगे। पहले कॉलम में दिखाया जाएगा कि जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं उनसे कितना पैसा वसूल हो सकता है, अनुमानित वसूली योग्य मूल्य इनका दिखाया जाएगा। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, कि कितना पैसा वसूल होगा वो दिखाया जाएगा। दूसरे कॉलम में ये जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई है इन संपत्तियों के बदले कितना ऋण लिया गया था, कितना ड्यू है, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स,
और जिन लोगों से संपत्तियां गिरवी रख के ऋण लिया है, ऐसे लोग सुरक्षित लेनदार कहलाते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो जिन संपत्तियों को गिरवी रखा है उन संपत्तियों से कितना पैसा वसूल होगा, और ऐसी संपत्तियों को जिन ऋणदाताओं को गिरवी रखा है उन ऋणदाताओं को कितना पैसा चुकाना है, वो दूसरे कॉलम में दिखाया जाएगा। तीसरे कॉलम में दिखाया जाएगा अगर पैसा कम पड़ता है, डेफिशिएंसी, अगर पैसा कम पड़ता है तो फिर उसको अनसिक्योर्ड मान लिया जाएगा। डेफिशिएंसी रैंकिंग इज अनसिक्योर्ड। अगर जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई है उनसे पैसा ज़्यादा वसूल हो जाता है, ऋणों से ज़्यादा वसूल, अगर पैसा ज़्यादा वसूल हो जाता है तो वो सरप्लस कहलाता है, और सरप्लस को आगे ले जाया जाएगा कैरिड टू लास्ट कॉलम। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि जो संपत्तियां गिरवी रखी हुई है उन सभी संपत्तियों से 50,000 रुपये वसूल होंगे। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है 50,000, और जिन संपत्तियों को गिरवी रखा था उन संपत्तियों के बदले 55,000 रुपये का लोन लिया हुआ था, 55,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं। तो संपत्तियां गिरवी रखी हुई थी, इन संपत्तियों को बेचकर 50,000 रुपये वसूल हुए, और जिन लोगों को ये संपत्तियां रखी हुई थी गिरवी के रूप में, उनसे 55,000 रुपये लोन लिया हुआ था, ऋण लिया हुआ था। तो 50,000 वसूल हुए, 55,000 चुकाने हैं, तो 5,000 रुपये कम पड़े हैं, डेफिशिएंट हुए हैं, डेफिशिएंसी हुई है। तो ऐसी जो कमी की राशि है अब वो अनसिक्योर्ड कहलाएंगे। पहले ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे क्योंकि इनके पास संपत्ति गिरवी रखी हुई थी, और उन संपत्तियों से 50,000 ही वसूल हुए हैं, तो 55,000 में से 50,000 ही चुका दिए जाएंगे, और बाकी के 5,000 अब बाद में चुकाए जाएंगे, जो कि असुरक्षित है। 55,000 का लोन लिया, इसके पीछे 50,000 की संपत्ति गिरवी रखी है, तो 5,000 का लोन अनसिक्योर्ड कहलाएगा। जो कमी पड़ी है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाएगी, और इसमें फिर कुछ नहीं दिखाया जाएगा सरप्लस में, क्योंकि सरप्लस नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर यही यहाँ पर जो संपत्तियाँ गिरवी रखी हुई है उनसे 55,000 रुपये वसूल होता, और इन संपत्तियों के बदले जो लोन लिया हुआ है वो 50,000 का होता, तो यहाँ पर 55,000 की संपत्तियाँ हैं और 50,000 चुकाने हैं, तो 55,000 गिरवी रखी हुई संपत्तियों को बेचकर 55,000 वसूल कर लिए जाएंगे, 50,000 चुका दिए जाएंगे, और 5,000 सरप्लस के रूप में बच जाएंगे। और इन 5,000 को लास्ट कॉलम में, यानी कि ये जो कॉलम है यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर दिखाकर फिर जो संपत्तियाँ गिरवी नहीं रखी हुई हैं, जिनको गिरवी नहीं रखा है, उनसे जो पैसा वसूल हुआ है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये 4 कॉलम बनाए जाते हैं। अगर सरप्लस है तो सरप्लस को फिर यहाँ दिखा दिया जाता है, और इन दोनों का टोटल लगा दिया जाता है। जो संपत्तियाँ गिरवी नहीं रखी हुई है, लिस्ट ए वाली संपत्तियाँ, उनसे जो पैसा वसूल होगा। जो संपत्तियाँ गिरवी रखी हुई हैं लेकिन लेनदारों को चुकाने के बाद में जो पैसा बच गया अधिक के रूप में, सरप्लस के रूप में, वो यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और ये जो है टोटल एसेट्स अवेलेबल होगी। अब इतना जो है पैसा अवेलेबल होगा संपत्तियों से। ऐसा विवरण बनाकर दिया जाएगा समापक को, जो कंपनी के समापन पर नियुक्त किया गया है व्यक्ति, समापक, उसको कंपनी के संचालकों के द्वारा या कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा एक ऐसा स्थिति विवरण बनाकर दिया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि संपत्तियों से आपको कितना पैसा प्राप्त होने वाला है, और संपत्तियों से इतना पैसा प्राप्त हो जाएगा, और इसके बाद में आपको दायित्वों के रूप में क्या क्या भुगतान करना है, दायित्वों का भुगतान करना है, वो फिर यहाँ पर नीचे दिखाया जाएगा लायबिलिटीज़ के रूप में। लायबिलिटीज़, अब दायित्वों को भी, जो लायबिलिटीज़ है उसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले जिनको भुगतान करना होगा, संपत्तियों को बेचकर जो पैसा वसूल होगा उसमें से सबसे पहले भुगतान करना होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, पूर्वाधिकार लेनदारों को सबसे पहले भुगतान करना होगा। और ये जो पूर्वाधिकार लेनदार हैं ये एज पर लिस्ट सी
कहलाते हैं। लिस्ट सी में पूर्वाधिकार लेनदार आते हैं। तो सबसे पहले जो संपत्तियां अवेलेबल हैं उनमें से पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करना होगा, ये माइनस कर दिया जाएगा। अब पूर्वाधिकार लेनदार कौन कौन है? जो दायित्व हैं उनमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान किया जाएगा। और पूर्वाधिकार लेनदार कौन होते हैं वो हम देखते हैं कौन कौन होते हैं। पूर्वाधिकार या पूर्वाधिकारी लेनदार कौन कौन होते हैं? पहला, अगर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके दायित्व में अगर कोई केंद्र सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता को दे, कर, लगान, दरें आदि जो समापन की तिथि के पूर्व 12 माह की अवधि के भीतर देय हो। पूर्वाधिकार लेनदार में कौन कौन आते हैं? अगर लाइबिलिटीज़ में कोई ऐसा अमाउंट है जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या फिर लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, इनको कर के रूप में, लगान के रूप में चुकाना है, और ऐसा जो कर है, ऐसी देय राशि है वो समापन की तिथि के पूर्व 12 माह की अवधि के भीतर देय हो। यानी कि जिस दिन समापन हुआ है उससे तुरंत पूर्व के 12 महीने के अंदर अंदर जो अमाउंट देय हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सत्ता को कर और लगान के रूप में, ऐसा अमाउंट पूर्वाधिकार लेनदार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा, कर्मचारियों को देय वेतन एवं मजदूरी। कर्मचारियों को समापन पर जो देय वेतन और मजदूरी है वो भी पूर्वाधिकार लेनदार में आते हैं। ऐसे कर्मचारी 4 माह का वेतन या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो अधिक हो। अब पूर्वाधिकार लेनदार में कर्मचारियों को देय वेतन और मजदूरी में से कितना शामिल किया जाएगा? 4 माह का वेतन या फिर 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो अधिक हो, पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा, उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा। कर्मचारियों को देय वेतन और मजदूरी पूर्वाधिकार लेनदारों में शामिल होता है, लेकिन अधिकतम कितना? 4 माह का वेतन या फिर 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति, इन दोनों में से जो अधिक हो उसे ही केवल पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा। तीसरा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति। तीसरा अमाउंट, अगर लायबिलिटी साइड में कोई औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कोई देय राशि हो 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक, तो उसको भी पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा। चौथा है कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश वेतन। कर्मचारी को छुट्टी लेने का अधिकार होता है, अवकाश लेने का अधिकार होता है, और अगर कर्मचारी ऐसा अवकाश अपने सेवा काल में अगर अवकाश नहीं लेता है तो उस अवकाश के बदले उसको
वेतन दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है जिसको एक साल में 12 छुट्टियां लेने का अधिकार है, और अगर कर्मचारी उन 12 में से अगर कुछ छुट्टियां नहीं लेता है, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर 6 छुट्टियां उसने नहीं ली, तो उन 6 छुट्टियों के बदले, उन 6 अवकाश के बदले उसको वेतन दे दिया जाएगा जितना उस 6 अवकाश का वेतन बनता है। तो कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश वेतन भी पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं। पांचों है, इन तीनों राशियों को, कर्मचारियों को देय वेतन और मजदूरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि, और कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश वेतन, इन तीनों राशियों को उपयुक्त 2, 3 एवं 4 के भुगतान के लिए किसी व्यक्ति से लिया गया ऋण पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। उपयुक्त 2, 3 और 4 कर्मचारियों को देय वेतन एवं मजदूरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय राशि, और कर्मचारियों को देय अर्जित अवकाश वेतन। अगर इन राशियों का भुगतान करने के लिए अगर किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, तो ऐसे ऋण की राशि भी पूर्वाधिकार लेनदार मानी जाती है। इसके बाद है छठा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत देय राशि समापन की तिथि से 12 माह पूर्व, समापन की तिथि के से पूर्व के 12 माह के भीतर देय हो। अगर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत को देय राशि है जो समापन की तिथि से पूर्व के 12 माह के भीतर देय हो, जिस दिन समापन हुआ है उस दिन से पूर्व के, जो उस दिन से ठीक पूर्व के जो 12 माह है, उन 12 महीनों के अंदर उन 12 महीनों के भीतर अगर वो राशि देय हो, तो ऐसी राशि भी पूर्वाधिकार लेनदार कहलाती है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि, अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि है, तो ऐसी राशि भी पूर्वाधिकार लेनदार मानी जाएगी। अगर ये सब अमाउंट लायबिलिटी साइड में अगर दिखाए गए हों, या इनमें से कोई अमाउंट लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ हो, तो उसको सबसे पहले पेमेंट करना है, वो पूर्वाधिकार लेनदार कहलाएगा। तो संपत्तियों को बेचने से जो पैसा वसूल होगा, उस पैसे से सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करना है, और ये जो अमाउंट हमने जिनकी बात की है, ये सारे राशियाँ पूर्वाधिकार लेनदार कहलाती हैं। और एक राशि और बचती है, कर्मचारियों को पेंशन कोष, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या अन्य किसी
कोष से देय राशि। अगर कर्मचारियों को पेंशन फंड, पेंशन कोष, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी या अन्य किसी कोष से अगर कोई राशि दे हो तो ऐसी राशि भी पूर्वाधिकार लेनदार कहलाती है। तो संचालकों के द्वारा एक स्थिति विवरण बनाकर दिया जाता है समापक को, और स्थिति विवरण में ये दिखाया जाता है कि जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली लिस्ट में ऐसी संपत्तियां दिखाई जाएगी जिनको गिरवी नहीं रखा हुआ है किसी के पास भी, तो इन संपत्तियों से कितना पैसा वसूल हो जाएगा। दूसरी जो लिस्ट है, लिस्ट बी, उसमें जो है ऐसी संपत्तियां दिखाई जाएगी जिनको किसी ऋणदाता के पास या ऋणदाताओं के पास में गिरवी रखा हुआ है, उनसे कितना पैसा वसूल हो जाएगा, और जो ऋणदाता हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको कितना चुकाना है, और उनको चुकाने के बाद में अगर कोई राशि ज़्यादा बचती है, सरप्लस के रूप में बचती है, तो उसको फिर जो गिरवी नहीं रखी हुई संपत्तियां, उनसे प्राप्त राशि में जोड़ दिया जाएगा। अगर कम पड़ता है ऐसा पैसा, गिरवी रखी हुई संपत्तियों को बेचने से जो राशि वसूल होती है वो सुरक्षित लेनदारों को चुकाने में अगर कम पड़ती है राशि, तो वो अनसिक्योर्ड मानी जाएगी, और उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में, लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों के साथ में दिखाया जाएगा। तो पहले संपत्तियों का विवरण दे दिया जाता है, और संपत्तियों को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। लिस्ट ए और बी बनाई जाती है। लिस्ट ए में ऐसी संपत्तियों से कितना पैसा वसूल होगा जो गिरवी नहीं रखी हुई, और दूसरी जो लिस्ट है उसमें ऐसी संपत्तियां दिखाई जाती है जो गिरवी रखी हुई है और उनसे कितना पैसा वसूल होगा। इस प्रकार से जो टोटल एसेट्स का जो अमाउंट है, कितना अवेलेबल रहेगा लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। फिर लाइबिलिटीज़ दिखाई जाएगी कि आपको कितनी लाइबिलिटीज़, कितने दायित्वों का आपको भुगतान करना है। तो लाइबिलिटीज़ को भी जो है वरीयता क्रम में, प्रायोरिटी के क्रम में दिखाया जाएगा, सीक्वेंस में दिखाया जाएगा। और लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले संपत्तियों को बेचकर जो पैसा वसूल होगा, उनमें से सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करना है, और ऐसे लेनदार लिस्ट सी में दिखाए जाते हैं। और ये जो 8 राशियों की हमने बात की है, ये पूर्वाधिकार लेनदार कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी राशि, किसी प्रकार का अमाउंट अगर दे हो, लाइबिलिटी साइड में दिखाया हुआ हो, तो उसको सबसे पहले भुगतान करना है, और ऐसा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पूर्वाधिकार लेनदार कहलाते हैं। तो पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करने के बाद में भुगतान किया जाएगा ऋणपत्रधारियों को, डिबेंचर्स को। पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करने के बाद में भुगतान किया जाएगा ऋणपत्रधारियों का, और ये ऋणपत्र कहलाते हैं एज पर लिस्ट डी। और ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने के बाद में भुगतान किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ऐसे लेनदार या ऐसे ऋणदाता जिनसे पैसा लिया गया है लेकिन इनके पास कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी हुई है, ऐसे लेनदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। जिन लेनदारों से पैसा लिया गया है और संपत्ति गिरवी रखी हुई है, वे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और जिनके पास में किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी हुई है, ऐसे असुरक्षित लेनदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भुगतान किया जाएगा, ये लिस्ट ई में इनको दिखाया जाता है एज पर लिस्ट ई। तो संपत्तियों से जो पैसा वसूल हुआ है उनसे सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, फिर भुगतान करना है डिबेंचर्स को, और उसके बाद में अगर पैसा बचता है तो असुरक्षित लेनदारों को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भुगतान करना है। और जो हमने यहाँ दिखाया था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए पैसा कम पड़ जाता है, जो संपत्तियाँ इनके पास गिरवी रखी हुई है, अगर उन संपत्तियों से पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा भुगतान नहीं किया जाता, तो जो कमी पड़ती है, जो कमी है, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही कहलाती है। और ऐसे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिनको पूरा भुगतान नहीं किया जा सकता, तो जो सी कॉलम में जो अमाउंट है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में साथ में शामिल कर लिया जाएगा। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा चुकाने के बाद में पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस
कैपिटल का। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको फिर भुगतान किया जाएगा। सभी लेनदारों को, बाह्य लेनदारों को भुगतान करने के बाद में भुगतान किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस कैपिटल का भुगतान किया जाएगा। जितनी पूंजी मंगवाई गई है, जो कॉल्ड अप कैपिटल है, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर जितना पैसा मंगवाया है, जो कैपिटल कॉल्ड अप है, उसमें से अगर कुछ कॉल्स इन एरियर है और समापन की तिथि को, यानी कंपनी के समापन की स्थिति में, समापन पर अगर कॉल्स इन एरियर में से कोई पैसा वसूल होता है तो ऐसा पैसा फिर लिस्ट ए में शामिल कर लिया जाएगा। और जो पैसा कॉल्स इन एरियर का वसूल नहीं होता उसको जो कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें से घटा दिया जाता है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ, तो लिस्ट एफ की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी का अमाउंट दिखाया जाएगा। अगर कोई कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर में से समापन की तिथि पर, समापन पर अगर कोई पैसा वसूल हो जाता है तो वो लिस्ट ए में दिखा दिया जाएगा। और अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा वसूल नहीं होता तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर फिर जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखाया जाएगा। और अंत में भुगतान किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, और ये होता है एज पर लिस्ट जी। तो जो टोटल एसेट्स अवेलेबल थी उनमें से दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है। और दायित्वों का भुगतान करने के बाद में अगर पैसा कम पड़ता है तो ऐसा पैसा डेफिशिएंसी कहलाता है। और अगर दायित्वों का भुगतान करने के बाद में पैसा बच जाता है, संपत्तियों से जो पैसा वसूल हुआ है वो पैसा अगर दायित्वों का भुगतान करने के बाद में बच जाता है तो ऐसा सरप्लस कहलाता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है या तो कमी आएगी, संपत्तियों से जो पैसा वसूल हुआ है उसमें से दायित्वों का भुगतान पूरा नहीं हो पाएगा तो कमी आएगी, तो ऐसी जो अमाउंट है वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो ये डेफिशिएंसी कहलाएगा। या फिर संपत्तियों की राशि ज़्यादा होगी और दायित्वों का भुगतान करने के बाद भी संपत्तियों से जो पैसा वसूल हुआ है वो बच जाएगा, तो ऐसा अमाउंट सरप्लस कहलाएगा। और ये डेफिशिएंसी और सरप्लस ये कहलाता है लिस्ट एच, ये लिस्ट एच में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से एक स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कंपनी के संचालकों के द्वारा या कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा कंपनी के समापक को उसकी नियुक्ति की तिथि के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समापक को एक अनुमान हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी संपत्तियां हैं और संपत्तियों में से कितनी संपत्तियां गिरवी नहीं रखी हुई है, कितनी गिरवी रखी हुई है, कौन से लेनदारों को गिरवी रखी हुई है और कितना पैसा वसूल होगा। और जब पैसा वसूल होगा तो इसमें से दायित्वों का भुगतान करना है, तो पहले किसका भुगतान करना है? पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भुगतान करना है, उसके बाद में डिबेंचर्स को भुगतान करना है। फिर अगर पैसा बचता है तो जो असुरक्षित लेनदार हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको भुगतान करना है। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो प्रेफरेंशियल कैपिटल का भुगतान करना है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का भुगतान करना है। और फिर जो राशि बचती है वो अमाउंट अगर माइनस में है तो डेफिशिएंसी कहलाएगा, कमी कहलाएगा, और अगर ज़्यादा बच जाती है, अधिक के है, तो वो सरप्लस कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक स्थिति विवरण बनाकर संचालकों के द्वारा कंपनी के समापक को प्रस्तुत किया जाता है जब उसकी नियुक्ति की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।